Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Understanding Psychological Disorders. प्रीवियस वीडियो में हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेस की डिफरेंट कॉजेज के बारे में बात की थी इंडिविजुअली कि कौन कौन सी कॉजेज जो हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस की रीज़न बन सकती हैं। और उसके एंड में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक रीज़न को हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से कोई भी बीमारी या कोई भी डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो रहा है। तो एक इंटरेक्शन जो है इन सब के दरमियान देखने में आता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की रीज़न है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो आज इस सिलसिले में हम अपना सबसे पहला मॉडल पढ़ेंगे कि कौन सा जो मॉडल है जिसमें हमारी बायोलॉजिकल काजेज भी आ जाती हैं, साइकोलॉजिकल भी आ जाती हैं, सोशल भी आ जाती हैं। तो उस मॉडल पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक केस हमारे पास है, एली का केस है। एली की पैदाइश एक ऐसी फैमिली में हुई है जहाँ पे एंजाइटी के लिए जेनेटिक कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी फैमिली के बहुत सारे जो मेंबर हैं वो मूड डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर्स के मतलब डायग्नोजेबल डिसऑर्डर्स में मुब्तला हैं, यानी क्लिनिकल लिमिट्स के अंदर वो डिसऑर्डर जो है वो फॉल कर रहे हैं। देखें ना, कुछ जैसे लो मूड है या कुछ वरीज हैं वो तो हमें नॉर्मल लाइफ में भी होती हैं। जो मैंने अब नॉर्मेलिटी वाली आपको वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि वही चीज़ें जो हैं जब एक लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं तो वो डिसऑर्डर में चली जाती हैं। तो डायग्नोजेबल का मतलब है कि उनकी जो एंजाइटी या उनकी जो मूड्स थे वो ऐसे थे कि उनको हम डिसऑर्डर के तौर पर डायग्नोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या एली के भी चांसेस हैं कि वो फोबिया या पैनिक डिसऑर्डर जो है वो डेवलप कर सकता है, क्योंकि फैमिली में जेनेटिक कनेक्शंस भी हैं, बहुत से मेंबर्स को जो है वो इस तरह का मसला भी है। अब जो है इसमें हम ये देखेंगे, अब आप सोचें कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि एक इंसान के पास जीन्स हैं और वो उस बीमारी को डेवलप कर लेगा। अब जो मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स हैं वो ये बताते हैं कि हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि उसने कुछ जीन्स जो हैं वो इनहेरिट किए हैं। नो डाउट कि जाहिर है उसकी फैमिली में अगर इतनी ज़्यादा बीमारी के जीन्स हैं तो कुछ उसने जीन जो है वो इनहेरिट किए हैं, और इन जीन्स की वजह से वो एक प्रीडिस्पोजिशन है उसकी कि उसकी बॉडी जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करेगी या आगे लाइफ में आने वाले इवेंट्स को किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, ये चीज़ उसके जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को या रिएक्शन को इफेक्ट कर रही है। उसका जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो उसके कोपिंग मैकेनिज्म को भी इफेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये एक सोल रीजन नहीं है, एक सिंगल फैक्टर को लेके हम ये नहीं कह सकते कि क्या वो डेवलप करेगा या नहीं। इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे उसकी जो डेवलपमेंट है, लेटर डेवलपमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर, वो इस पर डिपेंड करती है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी परवरिश कैसे की है, उसकी ब्रॉटअप जो है वो किस अंदाज में हुई है। इसके साथ साथ उसने जो अपनी फैमिली के बिहेवियर्स प्लस उसने अपने फ्रेंड्स के, अपने इर्द गिर्द जो उसके लोग हैं उनके बिहेवियर उसने देखे कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है या कोई नई सिचुएशन आती है तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या वो इफेक्टिवली कोप करते हैं उस सिचुएशन के साथ, उसको हैंडल करते हैं, या जो फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस है कोई भी किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस है उससे फ़ौरन डर जाते हैं और उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। क्योंकि एंग्जाइटी में सबसे मेन चीज़ है वो अवॉइडेंस है कि आपको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आप डर गए हैं या जो आपको जिसमें आपको अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है तो उससे आप अवॉइड करते हैं। तो ये भी एक चीज़ वो देखेगा कि उसकी फैमिली या उसके फ्रेंड जो हैं वो इफेक्टिवली कोप कर रहे हैं या वो उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ जिसपे उसकी बीमारी की डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है, अब ये है कि उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया क्या है, उनकी टीचिंग्स क्या है, उसने अपनी लाइफ में लर्न क्या किया है, कि क्या हर वक्त वो ऑन गार्ड रहे, हर वक्त वो अपनी हिफाजत करता रहे। अच्छा फलां चीज़ से मैं बच जाऊँ, फलां चीज़ मुझे परेशान ना कर दे, फलां चीज़ मुझे डराएगी तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मोटरसाइकिल पे मेरा एक्सीडेंट हो सकता है तो मैं मोटरसाइकिल पे ही नहीं बैठूंगा, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे इसलिए मैं बाहर ही नहीं निकलता। तो क्या वो हर वक्त ऑन गार्ड रहेगा, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको ये सिखाया है, उसने ये लर्न किया है कि वो एक्सप्लोर करे और वो कोप करे उन हैपनिंग्स के साथ और इवेंट्स के साथ जो अनप्रिडिक्टेबली लाइफ में सामने आ सकते हैं। क्योंकि लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है, रोज कोई ना कोई चैलेंज, रोज कोई ना कोई एक नई सिचुएशन जो है वो देखने में आती है। तो ये उसकी लर्निंग अगर आप जहन में लाएं, वो सारे कॉजेज जो मैंने आपको बताए थे उसमें एक लर्निंग का एलिमेंट भी था कि क्या उसने एक पॉजिटिव लर्निंग की है
कि उसने एक्सप्लोर करना है, उसने कोप करना है, या उसने एक नेगेटिव या फॉल्टी लर्निंग जो है उसकी पैटर्न डेवलप हो गया है कि उसने हर वक्त ऑन गार्ड रहना है, अपनी हिफाजत करनी है, अपने आप को बचाना है। फिर इसके अलावा एक और चीज जो इसके अंदर आ जाती है हमारे सोशल एनवायरनमेंट की, कि उसकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो क्या है। या जिंदगी में नेगेटिव लाइफ इवेंट्स उसके बहुत ज्यादा थे, अब्यूज था, पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े थे, घर में गुर्बत थी, भूख थी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत लो था, जरूरतें पूरी नहीं होती थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे, या उसने किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है, कोई भी किसी भी किस्म की, या फैमिली में कजन्स के अंदर कोई किसी भी किस्म की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, कंपैरिजंस हो सकते हैं। तो क्या उसने उनका सामना किया या नहीं किया। स्कूल में अगर वो गया, वहाँ पे उसने बुलिंग देखी, उसने दूसरे जो है वो अपने टीचर्स का रवैया देखा, उसने दूसरे अपने फेलो स्टूडेंट्स का रवैया देखा, वो कैसा था। तो ये उसकी सारी जो लिविंग कंडीशन, जो उसके सोशल फैक्टर्स हैं, वो उसके अंदर वो भी जो है वो उसकी बीमारी को डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। अब जो है वो उसके जो चांसेस हैं एंजाइटी या मूड डिसऑर्डर को डेवलप करने के, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एलिमेंट्स के ऊपर, कि किस तरह से उसके अंदर फैमिली के अंदर जीन्स के कनेक्शन से, जीन्स की प्रीडिस्पोजिशन थी, साइकोलॉजिकल और उसके साथ साथ सोशल के एनवायरनमेंट जो है, और साइकोलॉजिकल में उसकी लर्निंग भी आ जाती है। फिर अपना जो है उसका एक कोपिंग मैकेनिज्म उसके किस तरह के हैं, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो हमने साइकोलॉजिकल में लास्ट वीडियो में देखे हैं। तो आप उसको डिटेल में देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं जब इंटरेक्ट करेंगी तो उसके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो एपिजेनेटिक्स एक स्टडी है जो कि ये बताती है कि जीन्स के कोड तो चेंज हो या ना हो, लेकिन जीन्स के एक्सप्रेशन चेंज होने से जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बीमारी को पैदा करने की या उससे फाइट करने की जो सलाहियत है वो बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। कि तो इससे ये पता चलता है कि जो ब्रेन और हार्मोनल फंक्शन है वो लाइफ एक्सपीरियंसेस की बेस पे जो चेंज हो सकते हैं। या तो वो उसके चांसेस बढ़ सकते हैं कि वो डिसऑर्डर को डेवलप करेगा, या उसके चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं कि वो उस डिसऑर्डर को डेवलप करेगा बेस्ड ऑन हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसके सोशल फैक्टर्स, उसकी लर्निंग, उसकी पर्सनैलिटी टाइप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट करेंगी कि किस तरह से जो है वो उसने अपनी बीमारी को लेके चलना है, या उसकी बॉडी ने या उसके माइंड ने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को जो नाम दिया गया वो है बायो साइको सोशल मॉडल, और ये डेवलप किया 1970 में डॉक्टर एंजल और डॉक्टर रोमैनो ने। अगरचे सेहत के हवाले से ये अप्रोच बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है, लेकिन ये जो मॉडल डेवलप किया ये 1970 में इन्होंने डेवलप किया। और इसके मुताबिक ये तीनों फैक्टर जो बायोलॉजिकल हैं, जो साइकोलॉजिकल हैं और जो सोशल हैं, ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं और आपस में जो है वो मिलके किसी भी बीमारी की वजह बनते हैं। और इन तीनों के इंटरेक्शन को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम किसी भी बीमारी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, और जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होगी। तो इनके इंटरेक्शन को समझने से हम किसी भी बीमारी की इफेक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। अब इसमें आप देखें बायोलॉजिकल में जैसे जीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ब्रेन है। अब आप ये देखें कि कोई फिजिकल अगर हमें एलिमेंट होती है, बुखार है बहुत ज़्यादा अरसा रह गया, या कोई दर्द है जिसम में वो बहुत ज़्यादा अरसा रह गया, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि फिजिकल पेन के साथ साथ इंसान जो है वो दूसरी चीज़ें भी महसूस करना, जैसे वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपने देखा होगा ना कि बहुत अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मरीज है, या घर में कोई बूढ़े लोग हैं, बुढ़ापे में कहते हैं 100 बीमारियों की एक बीमारी है, कहीं पे दर्दे हैं या कुछ ऐसा मसला है, तो जो फिजिकल पेन है या फिजिकल जो बीमारी है अगर ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो डिप्रेशन को कॉज करती है। इस तरह से साइकोलॉजिकल में भी आप देखें कि अगर एक इंसान जो है वो डिप्रेस्ड है और वो अकेला अलग थलग रहना चाहता है, लोगों से मिलना नहीं चाहता, तो ये सोशल आइसोलेशन जो है वो उसकी बीमारी को इंक्रीज कर देती है, उसको आइसोलेट कर देती है। और जो आइसोलेशन जो है उसकी जो आइसोलेशन में रहने की वजह से वो ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है कि वो अकेला है और वो डिप्रेस हो रहा है, और वो अब डिप्रेशन की जैसे तन्हाई में जा रहा है, और वो तन्हाई उसके डिप्रेशन को मजीद बढ़ा रही है। तो ये एक देखें एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये जो बीमारियां हैं, फिर इसी तरह सोशल में अगर हम देखते हैं कि अगर एक इंसान है उसको सोशल सपोर्ट जो है वो मिल जाती है अपनी फैमिली से, तो उसकी जो बीमारी है उसकी जो
मतलब समझ लें कि उसकी सेहत का जो ताल्लुक है वो उसकी सोशल सपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा इस तरह से हो सकता है कि अगर उसको सोशल सपोर्ट मिलती है तो वो ज़्यादा बेहतर फील करता है और उसकी बीमारी उस इंसान की निस्बत ज़्यादा जल्दी जो है वो इम्प्रूव कर सकती है, उसकी सेहत ज़्यादा अच्छी बेहतर हो सकती है जिसको सोशल सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलती। तो इस तरह से ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये मिल के आपस में काम करते हैं किसी भी बीमारी की सूरत में, और हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए और इवन के फिजिकल हेल्थ के लिए भी इन तीनों के इंटरेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, छोटी सी एक एग्जांपल के जरिए हम समझ सकते हैं बायोसाइको सोशल मॉडल को कि डिफरेंट जो बीमारियां उसमें किस तरह से ये एक रफ सा एक आइडिया है, ये नहीं है कि ये वाकई जितना रेशो मैंने बनाया इतना ये जिसको हम पाई चार्ट कहते हैं। कि आप ये देखें डिप्रेशन जो है उसमें नो डाउट के बायोलॉजिकल या जेनेटिक रीजंस होती हैं, लेकिन उसके साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर जो है ये तकरीबन एक गित नहीं है। बायोलॉजिकल थोड़े से ज़्यादा है लेकिन साइकोलॉजिकल सोशल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन में। लेकिन जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसमें बायोलॉजिकल कॉजेज या जेनेटिक कॉजेज बहुत कम है और उसमें साइकोलॉजिकल और सोशल जो है वो ना या कल्चरल रीजंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर आमतौर पे जो एनोरेक्सिया नर्वोसा की अगर हम बात करें, आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि भाई अगर सोसाइटी में या कल्चरली एक जो फिगर पसंद की जा रही है और वो पतली और स्लीक सी है, तो उससे फिर जो है इंसान खाना पीना छोड़ देता है, खासतौर पर फीमेल्स में ही होता है। तो ईटिंग डिसऑर्डर तो क्या है वो कल्चरल फैक्टर जो है वो फिर पतला होने के लिए, फिर इसमें साइकोलॉजिकल कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से है, आप किस तरह से जो है वो लोगों की तारीफ को अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी वर्थ के लिए अच्छा समझते हैं तो फिर आपको होगा अच्छा मेरा फिगर इतना अच्छा हो जाए कि लोग मेरी तारीफ करें। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों फैक्टर जो है इसमें ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें जो बहुत ज़्यादा सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसमें बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सोशल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो कम होंगे, उनका भी रोल है। जबकि लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें मेन रोल जो है आप देख रहे हैं जैसे आधे से भी ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया का है। तो जब हम बायोसाइको सोशल मॉडल देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर किस हद तक जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और बीमारी की वजह बन रहे हैं। तो इस तरह से होपफुली ये आपको पसंद आएगा। अगली मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।